मैंने मोहब्बत तो कर ली लेकिन मुझे डर है कि ये मोहब्बत मुझे तोड़ ना दे। अगर मैं टूट गया तो फिर से जुड़ नहीं पाऊँगा। अबाहिम तो बस अपने दिल का हाल पहली बार किसी को बता रहा था और ये सच था। अबाहिम को डर था कि अगर वो टूट गया तो वो कैसे जुड़ पाएगा? अगर वो टूट गया तो वजदान हारिस का क्या होगा जो अबाहिम के होने से ही है। मेरा आपसे वादा है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कोई भी मुश्किल आए, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। मैंने अपना बचपन बिन माँ के गुज़ारा है। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत ज़ुल्म करती थी। मैं बहुत मजबूर महसूस करती थी। कभी-कभी तो इतना मजबूर हो जाती थी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बदकिस्मत लड़की खुद को समझती थी। खुद को मैंने बहुत मुश्किल से सँभाला और वो वक़्त गुज़ारा। सिर्फ़ अपने अल्लाह पर यकीन रख रख मेरे पापा ने कभी भी कभी इन्हें कुछ नहीं कहा। वो उनके सामने मेरे साथ ये सब करती थीं। राह की आँखें नम थीं, अपना माज़ी बताते हुए। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूँगी और ना ही कभी कुछ ऐसा होने दूँगी जिससे आप टूटें। मैं कभी आपको टूटने नहीं दूँगी। हमेशा सँभाल कर रखूँगी, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि राह बोलते-बोलते रुकी। तो मुझसे अबाहिम मुझसे चुप होता दिलचस्पी से देख रहा था। कुछ नहीं, छोड़िए आप। आखिर राह की शर्म-ओ-हया भी बीच में आती थी। आखिर वो एक शर्म-ओ-हया वाली लड़की थी। तो कैसे वो इस तरह अपनी मोहब्बत का इज़हार करती? कैसे बताती अबाहिम को वो कितनी दिलो-जाँ से चाहती है अपने शौहर को? अबाहिम सिकंदर जो कभी किसी से नहीं डरता था, लेकिन असल में मोहब्बत के नाम से वो डरा हुआ था। क्योंकि उसने अपनी आंखों से अपने बाप को तड़पता देखा था। नहीं चाहता था कि अपने बाप की तरह वो भी टूट जाए। लेकिन अबाहिम को ये बात बहुत जल्द पता लग जानी थी कि राह उसकी ताकत बनेगी, कमज़ोरी नहीं। राह अबाहिम को कभी टूटने नहीं देगी, हमेशा सँभाल लेगी। इस बात से अबाहिम बहुत जल्द रोशनास होने वाला था। कुछ देर दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे, जबकि इस बीच हर मिनट में राह अपनी नज़रें झुकाए जा रही थी, जिसे अबाहिम बखूबी महसूस कर रहा था। अबाहिम ने अपना हाथ प्यार से राह के गाल पर रखा और अपने लब निहायत मोहब्बत से राह के माथे पर रखे। ये था पहला प्यार का निशान जो अबाहिम ने राह को दिया। राह का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। आखिर पहली बार अबाहिम ने अपनी मोहब्बत का मुज़ाहरा किया था। राह दिल में बेहद खुश थी, यही तो चाहती थी वो, अबाहिम की मोहब्बत को, अबाहिम का प्यार मिल रहा था उसको। अबाहिम माथे पर लब रखता कुछ देर बाद पीछे हुआ और बड़े गौर से राह को देखा, जो अबाहिम की इतनी सी कुर्बत से लाल अनार बनी हुई थी। अरे तुम तो इतने में ही लाल अनार हो गई, शीशे में देखो खुद को। अबाहिम अपनी हंसी जब्त करता बोला, जिससे राह मजीद शर्म से सर झुका गई। अभी आगे कोई कुछ बोलता कि दरवाज़ा बजा। कौन? वहीं बैठे अबाहिम ने आवाज़ लगाकर पूछा। सर खाना लग गया है, सब आ गए हैं। आप और बीबी जी भी आ जाइए। खाने पर वजदान और हारिस सर इनका इंतज़ार कर रहे हैं। मुलाजमा ने आराम से सब बताया। ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। अब की बार जवाब राह ने दिया था, जबकि अबाहिम खामोश था। चले जी, खाना खाओ, फिर मेडिसिन भी लेनी है। डॉक्टर ने बताया तुम बहुत वीक हो। अब तुम्हें वक्त से खाना खाना है और साथ फ्रूट्स भी। चलो उठो। वाहिम कहता खड़ा हुआ तो राहा ने भी अपना दुपट्टा ठीक किया, जो कि पहले से ही ठीक था। लेकिन अबाहिम के साथ लेकिन फिर भी उसे ठीक करना उसने जायज़ समझा और अबाहिम के साथ कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। टेबल पर वजदान हारिस पहले ही बैठे कुछ बातें कर रहे थे, जबकि खाना शुरू नहीं किया था। वो लोग हमेशा साथ में खाना खाते थे। अस्सलाम वालेकुम। टेबल के करीब पहुंचते राह ने सलाम किया, जिस पर वजदान और हारिस दोनों उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। वालेकुम अस्सलाम भाभी, कैसी तबीयत है आपकी? दोनों ने सलाम का जवाब दिया। फिर वजदान ने राह का हाल पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक। राह जवाब देती अबाहिम के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। भाई मशल नहीं दिख रही? राह ने मशल को ना देखकर पूछा, जिस पर वजदान ने सब कुछ राह को बताया, जो भी मशल के साथ हुआ। या अल्लाह, इतना सब हो गया, अब कैसी है मशल? राह ने परेशानी से कहा। भाई, भाभी परेशान ना हो आप। वो ठीक है, सुबह बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। डॉक्टर ने मेडिसिन दी है उसे, जिसकी वजह से सुबह से उठी नहीं, लेकिन जब उठेगी तो बिल्कुल फ्रेश होगी। वरदान ने राह को परेशान देखकर कहा। शुक्र है अल्लाह का, राह तो बहुत परेशान सी हो गई। खाना खाओ, फिर तुम्हें मेडिसिन भी खानी है और पेट भर कर खाना खाना, क्योंकि मेडिसिन हैवी है। अबाहिम राह की परेशानी समझता उसे याद करवाने लगा कि उसकी भी तबीयत खराब है। जी। राह भी कहती खाना खाने लगी। सबने बातें करते-करते खाना खाया, फिर अपने-अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। मैं मशल के कमरे से मशल को देखकर आ जाऊँ। राह टेबल से उठती अबाहिम से पूछने लगी, जबकि वजदान हारिस अपने-अपने कमरों में जा चुके थे। अभी वजदान ने बताया ना कि वो सोई हुई है। सुबह मिल लेना, और अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सबसे पहले तुम मेडिसिन खाओ। चलो। अबाहिम कहता राह का हाथ पकड़ते कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होते ही अबाहिम ने टेबल पर पड़ी मेडिसिन उठाकर राह की तरफ बढ़ाई।
साइड टेबल से पानी का ग्लास आगे बढ़ाते मेडिसिन खाने का इशारा किया। राहा ने खामोशी से मेडिसिन खाई। चलो लेटो, अबाहिम कहता रहा कि ऊपर ब्लैकेट डालता खुद फ्रेश होने के लिए चला गया। राहा बहुत खुश थी, अबाहिम को इस तरह उसका ख्याल रखना बहुत उसे सरशार कर गया था। मेडिसिन हैवी होने की वजह से जल्दी राहा नींद की गहराइयों में चली गई थी। अबाहिम फ्रेश होकर ब्लैक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर के साथ बाहर निकला। गीले बाल माथे पर पहले थे निकले हुए थे। अब सबसे पहले एक नज़र राह पर डाली, जिस पर बेख्तियार अबाहिम के डिम्पल नुमाया हुए। अबाहिम इतना दिल से मुस्कुराया कि राह देख लेती तो यकीन अबाहिम की मुस्कुराहट में खो जाती। ड्रेसिंग टेबल पर अपने बाल ड्राई किए वो बेड पर आके लेटा। राह को खींचकर अपने सीने पर रखा और ख़ुद भी पेंच कर आंखें बंद की। ये थी सबसे सुकून की रात। अबाहिम को बहुत सुकून महसूस हुआ था। यकीनन अभी राह उठी होती तो फिर शर्म से लाल मुंह कर लेती। एक नई खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ। वजदान की आंख खुली और फ़ौरन मशल का ख्याल आया। वजदान फ्रेश होता मशल के कमरे की जानिब बढ़ गया। वजदान को पता था मशल को होश आ चुका होगा। वजदान ने दरवाज़ा बजाया। अंदर मशल, जो बस अभी अभी उठी थी, फ्रेश होकर दुपट्टा पहनकर बाहर आने की तैयारी कर रही थी। दरवाजे की नॉक सुनकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मशल ने दरवाज़ा खोला तो सामने ही वजदान को पाया। वजदान तो मशल को ठीक देखकर मानो खुशी से खिल ही उठा था। आप? मशल दरवाजे से बाहर निकलती बोली। जी मैं। कैसी तबीयत है अब आपकी? वजदान ने तबीयत का पूछा। जी काफ़ी बेहतर है। वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे हुआ क्या था? मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा, मशल अपने जहन पर जोर डालती बोली, क्योंकि उसे उस रात में जो भी हुआ कुछ भी याद नहीं था। एक तो मशल की इतनी कमज़ोरी महसूस हो रही थी, ऊपर से मज़ीद जहन पर जोर डालकर खुद को अजियत दे रही थी। आप ज़्यादा ना सोचिए, कुछ नहीं हुआ था। आप आइए और नाश्ता कर लिए, फिर मेडिसिन खाएंगे। वजदान मशल को सोचता देखकर बोला। इतने में मशल को रात का मंजर थोड़ा थोड़ा याद आना शुरू हो गया। काफ़ी दिमाग के जोर पर उसे याद आया कि वो लोग राह को लेकर जा रहे थे। मशल ने उन्हें रोका था, लेकिन वो राह को ले गए। वो भाभी! अचानक मशल ने घबरा कर वजदान को देखते हुए राह को पुकारा। वो लोग रात भाभी को लेकर जा रहे थे। वो लोग ले गए थे भाभी को। बचाइए उन्हें। मशल तो घबरा कर जोर जोर से रोने लग गई। उसकी आंखों से आंसू तेजी से आना शुरू हुए। आखिर इस घर का एक एक फर्द राह को बहुत प्यार करता था। आखिर राह थी ही ऐसी, सबसे मोहब्बत से बात करने वाली, सबकी परवाह करने वाली। और देखो आज तो मशल भी अपनी भाभी के लिए तड़प उठी थी। आखिर इतना वक्त गुजारा था मशल ने राह के साथ। मशल को राह की आदत हो चुकी थी, तो मशल की भाभी और दोस्त दोनों थी। मशल संभालो खुद को। भाभी बिल्कुल ठीक है, रात में अबाहिम उन्हें ले आया था। वजदान तो मशल की हालत देखकर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। भाभी कहाँ है? मुझे मिलवाओ उनसे। मशल वजदान की जानिब देखती बोली, जबकि आंसू अब तक तेजी से आ रहे थे। अभी सो रही है ना भाभी, जब उठ जाएंगी तो मिल लेना उनसे। वजदान मशल को समझाने लगा। नहीं, मुझे अभी मिलना है, अभी मिलवाइए मुझे उनसे। मशल बच्चों की तरह जिद करने लगी। और वजदान को मजबूरन भरनी पड़ी, क्योंकि मशल का रोना तो बंद ही नहीं हो रहा था। इसलिए मजबूरन वजदान मशल के साथ अबाहिम के कमरे की तरफ बढ़ गया। राह की आंख खुली तो खुद को मजबूत हसार में पाया। अपनी आंखों में हल्की हल्की खुलती अपनी आंखें हल्की हल्की खोलती नजर अबाहिम पर गई, जो उसे खुद में पींच कर सो रहा था। राह का तो दिल बाहर आने को था। आखिर अबाहिम इतना करीब जो था राह के। अपने दिल की धड़कनें संभालती अपनी शर्म साइड करके राह की नज़र तो अबाहिम को देख रही थी, जो सोते हुए बेहद हसीन लग रहा था। बाल जो अबाहिम के माथे पर बिखरे हुए थे उसे मजीद हैंडसम बना रहे थे। गोरी रंगत पर बिखरे बाल राह का दिल धड़कने का सबब बन रहे थे। राह ने बेसाख्ता अपने लब अबाहिम के माथे पर रखे और उठने की कोशिश करने लगी, जब अबाहिम ने उसे खींचकर वापस खुद से लगाया। खैरियत है? कुछ ज़्यादा ही प्यार नहीं आ रहा क्या? मैं अबाहिम आंखें खोलता राह को देख शरारतन बोला। क्या मैं? मतलब राह तो अबाहिम को उठा देखकर घबरा ही गई थी। अभी आगे अबाहिम कुछ बोलता दरवाज़ा बजा। दरवाजे पर कोई है। अबाहिम को यकटक खुद को देखता पाकर राह बोली। तो क्या हुआ? अबाहिम भी मायने खेजी में बोला। अरे तो मतलब देखना पड़ेगा ना कौन है, राह ने समझाना चाहा। तो देखो कौन है। अबाहिम भी राह को देख बेख्तियार देख बोल पड़ा। तो मेरे ऊपर से हटिए तो ही देखूंगी ना, छोड़े तो सही मुझे। राह ने अबाहिम को बताना चाहा कि अबाहिम के छोड़ने से ही वो उठ सकती है। अबाहिम दुनिया में वापस आया और दरवाज़ा मुसलसल बजता देख पीछे हुआ। राह जल्दी से उठी, अपना दुपट्टा ठीक से अपने सर पर लेती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो सामने ही वजदान और मशल को खड़ा पाया। अरे आप दोनों, अंदर आइए। राह ने मुस्कुराकर दोनों को अंदर बुलाया कि अचानक मशल ज़ोर ज़ोर से राह के गले लगकर रोने लगी।
अचानक होने वाले अमल से राह तो हैरानी से मशल को देख रही थी। मशल, क्या हुआ चंदा? रो क्यों रही हो? राह उसका रोना महसूस करते अपने गले से लगाई हुई बोली, लेकिन मशल तो बस रोई ही जा रही थी। अबाहिम भी वजदान के पास खड़ा हालात समझने की कोशिश कर रहा था। बोलो मशल। राह प्यार से उसका चेहरा अपने सामने करती बोली। मशल से रोने की वजह से कुछ नहीं बोला जा रहा था। मशल को कुछ ना बोलता पाकर आखिर राह ने परेशानी से वजदान की तरफ देखा, जिसे पूछना चाह रही हो कि मशल को क्या हुआ है। दरअसल भाभी, उसे रात की बात याद आ गई है, जब वो लोग आपको लेकर जा रहे थे, तभी से ये रोई जा रही है कब से, और बार बार आपसे मिलने का बोल रही थी, इसलिए मैं इसको लेकर आया। वजदान ने सारी बात बताई। अरे मेरी जान, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, देखो तुम्हारे सामने हूँ, फिर क्यों रो रही हो? राह उसे प्यार से देखती बोली। भाभी, शुक्र है अल्लाह का आप ठीक हैं। मशल फिर रोती राह के गले लग गई। यार बस हो गया ना रोना, अब तो चुप कर जाओ ना। ना रो, अब मैं नाराज हो जाऊंगी वरना तुमसे। राह मशल को लगातार रोता देख बोली। राह की बात पर मशल फौरन से अपने आंसू साफ करने लगी, जबकि उसकी मासूमियत पर वजदान का दिल कर रहा था कि वो मशल के सदके उतारे, उसकी मासूमियत पर मर मिटे। जबकि दूसरी तरफ अबाहिम, जो राह को बड़ी मोहब्बत से देख रहा था, उसका मुस्कुराना अबाहिम को शिद्दत से दिल उसकी तरफ खींच रहा था। चलो आज मैं अपने हाथों से कुछ यूनिक सा नाश्ता बनाकर दूंगी, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। राह मशल को प्यार से देखती हुई बोली। आप अभी ये गलत है भाभी, हम भी कुछ लगते हैं आपके, हमें भी नाश्ता चाहिए, देंगी ना आप हमें? पीछे से हारिस कमरे में दाखिल होता हुआ बुरा सा मुंह बनाता बोला। अरे भाई, मेरा मतलब है सबके लिए बनाऊंगी, राह हंसते हुए बोली, जबकि हारिस का मुंह देख सबका कहकहा कमरे में गूंजा था। अच्छा चलो सब बाहर, हम आ रहे हैं, अबाहिम सबको देखता बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं ना, टेक योर टाइम। वजदान शरारत से बोला। ओ बेटा, चला जा, इससे पहले तू दो तीन खा ले मेरे हाथों से। अबाहिम वजदान को घूरता बोला, जिस पर अबाहिम को छोड़कर सबका कहकहा एक बार फिर से गूंजा। बहुत हंसी नहीं आ रही? अबाहिम वजदान और हारिस और राह को घूरते हुए बोला। चल बेटा हारिस, जल्दी यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि हमारी बहन के शौहर का दिमाग खराब हो जाए और हमें वो धक्के देकर निकाले। वजदान हंसता हुआ शरारत से बोला और जल्दी से बोलकर भाग गया। मशल और हारिस भी हंसते हुए वजदान के पीछे ही कमरे से चले गए। राह भी हंसते हुए पीछे की तरफ फ्रेश होने के लिए बढ़ी, जब अबाहिम उसे खींच बंद दरवाज़ा बंद करते हुए दरवाजे के साथ लगाता खुद सामने आ खड़ा हुआ। दरवाजे की एक साइड पर अपना हाथ रखकर रास्ता बंद कर चुका था। बहुत ज़्यादा हंसी नहीं आ रही थी? अबाहिम राह को घूरता हुआ बोला। मुझे? नहीं, मैं तो नहीं हंस रही थी। राह अपनी हंसी बमुश्किल रोक बोली। तुम अब भी हंस रही हो? अबाहिम को देख अबाहिम राह को देख बोला। नहीं, मैं कहाँ हंस रही? राह तो साफ मुकर गई। अभी तो तुम चलो, तुम्हारी ये हंसी मैं बाद में निकालता हूँ। अगर अभी निकालने बैठा तो वजदान और हारिस के सिवा के 100 और चक्कर लग जाएंगे इस कमरे में, इसलिए तुम्हारी हंसी बाद में निकालूंगा, फिलहाल नाश्ते के लिए चलते हैं। अबाहिम कहता फ्रेश होने के लिए बढ़ा और पीछे राह को अपनी बातों से सुर्ख कर गया था। अब कोई बोले जरा के राह हंस रही थी, क्योंकि अब तो उसका मुंह पर मुस्कुराहट नहीं बल्कि शर्म थी। राह फ्रेश होकर अबाहिम फ्रेश होकर निकला तो राह फ्रेश होने के लिए जल्दी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अबाहिम अपने बाल बना रहा था जब राह वापस आई। राह को तो इतना समझ तो आ चुका था कि अबाहिम अपने बालों के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं करता। वह हैरान थी, क्योंकि उसने आज तक इतनी बालों की हिफाजत करते लड़कों को नहीं देखा। इसलिए राह भी खुद खुद हैरानी से खड़ी अबाहिम को देख रही थी। अबाहिम की नज़र शीशे से राह पर गई। खुद को देखता पाकर अबाहिम दिलकशी से मुस्कुराया और ड्रेसिंग टेबल से टेक लगाकर खड़ा हो गया। रुख राह की तरफ किया। ऐसे क्या देख रही हो? अबाहिम ने बड़ी दिलचस्पी से सवाल किया। मैं आपको देख नहीं, मेरा मतलब मैं आपके बालों को देख रही थी। राह ने जल्दी से जुमला दुरुस्त किया। और क्यों देख रही हो मेरे बालों को? अबाहिम भी बड़ी फुर्सत से सवाल कर रहा था। मैं एक बात पूछूं आपसे? राह अबाहिम की तरफ कदम बढ़ाती बोली। अगर मना करूंगा तो नहीं पूछोगी क्या? अबाहिम मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि उसे राह के चेहरे पर आते हुए एक्सप्रेशन से बहुत मज़ा आ रहा था। मैं तो फिर भी पूछूंगी, चाहे आप मना करें या नहीं, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं और मेरा हक है आपसे कुछ पूछने का। राह अबाहिम से कुछ फासले पर खड़ी बोली। अच्छा जी, तो ये बात है। अबाहिम ने राह का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा, जिससे राह अबाहिम के सीने से जा लगी। अचानक होने वाले हमले से बेखबर राह ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, जिस पर बिना वक्त दरकार किए अबाहिम राह के लबों पर झुका। राह को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
रहा ने अपने हाथ अबाहिम के कंधे पर रखे। कुछ देर बाद अबाहिम पीछे हुआ और रहा को देखने लगा, जो लंबे लंबे सांस ले रही थी। उसकी नाजुक मिजाजी देख अबाहिम के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने जगह ली। रहा ने नजरें उठाकर अबाहिम को देखा, जो उसे ही देख रहा था। रहा ने अपनी नजरें झुका ली। रहा से तो नजरें मिलाना मुश्किल हो रहा था। छोड़िए, बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे। रहा के हलक से तो आवाज़ ही निकलना मुश्किल हो रही थी। अबाहिम की इतनी सी कुर्बत पर इस वक्त रहा शर्म से चूर चूर थी। ओके बेगम, चलो। अबाहिम रहा की हालत देख मुस्कुराता हुआ पीछे हटा, जिस पर दोनों ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। रहा की धड़कनें तेज तेज चल रही थी, जो संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से रहा ने अपनी बेकाबू होती धड़कनों को संभाला, क्योंकि टेबल आ चुका था जहाँ सब बैठे हुए थे। अरे यार, काफ़ी वक्त नहीं लगा दिया तूने। भाभी, कोई तो बोल रहा था कि तुम चलो, हम आ रहे हैं 5 मिनट में, लेकिन देखो इतनी लेट आया है, और अपने साथ साथ भाभी को भी लेट लाया है। नाश्ता भी बन गया भाभी के इंतज़ार में। वैदान फिर से शुरू हो गया। कोई मौका नहीं जाने देता ना तंग करने का तू। अबाहिम ने एक खतरनाक घुरी से वैदान को नवाजा और बिना कुछ बोले कुर्सी पर बैठ गया। क्या ख्याल है वैदान तेरा? सुबह सुबह खाने की जगह गुस्से और लाते खाने का इरादा है क्या? कुर्सी पर तामुल से बैठकर अबाहिम वैदान को देखता बोला। अरे नहीं नहीं बेबी, फिलहाल मेरा नाश्ता करने का मूड है। ये ट्रीटमेंट हम बाद में लेने का सोचेंगे। वैदान दांत निकालता हुआ बोला। बेशरम इंसान, मेरी बीवी सामने खड़ी है, इसके बावजूद मुझे ऐसे छिछोरे अल्फाजों से मुखातिब कर रहा है तू। अबाहिम वैदान को घूरता हुआ बोला। भाभी आप बताइए, आपको कोई मसला है इन लफ्ज़ों से क्या? अगर मैं अबाहिम को पुकारूं ऐसे? वजदान रहा की तरफ मुखातिब हुआ, जबकि आंखों में शरारत के समंदर भरे थे। नहीं भाई, मुझे कोई मसला नहीं। रहा अपनी हंसी जब्त करती बोली, जिस पर अबाइम ने रहा का घूरा, जिससे रहा की हंसी एक सेकंड में गायब हो गई थी। बल्कि कुछ देर हुआ मंजर याद करते उसकी नज़रें झुक गई थी। ये देखा अबाहिम को रहा की मासूमियत पर कहकहा लगाने का दिल किया, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल किया। यार नाश्ता ठंडा हो रहा है, मेरे पेट में अब चूहों के साथ साथ चूहिया भी दौड़ रही है। प्लीज़ नाश्ता कर लेते हैं, हारिस मासूम सी शक्ल बनाते बोला, जिस पर सबने मुस्कुराकर नाश्ता करना शुरू किया। जबकि मशल भी भरपूर मुस्कुरा रही थी। उसे अब यहाँ अपनापन महसूस हो रहा था। उसे तो ये महसूस ही नहीं होता था कि वो यहाँ आई किस हालात में थी, लेकिन अब उसे ये घर और इसके घर के लोग अपने लगते थे। वजदान की नज़र महसूस करती मशल तो शर्म से नज़रें झुकाए नाश्ते में मसरूफ़ हो गई थी, जबकि थोड़ी थोड़ी देर बाद नज़र उठाकर वजदान को देख रही थी। नाश्ता करते करते रहा की नज़र मशल और वजदान पर पड़ी, जो एक दूसरे को तिरछी नज़रों से देख रहे थे। वो एक दूसरे को देखने के चक्कर में इधर उधर से बेखबर थे। दोनों की इस तरह देख राह मुस्कुराई, जबकि अबाहिम की नज़र हंसती हुई राह पर गई, तो फ़ौरन अबाहिम ने भी उस तरफ देखा जहाँ मजदान और मशल अपनी दुनिया में मगन थे। अबाहिम ने एक नज़र इधर देखा और दूसरी नज़र राह को। राह ने अबाहिम की तरफ देखा और आंखों में इशारा किया, जैसे अबाहिम बखूबी समझ चुका था। वो दोनों आपस में उनकी तरफ मुतवज्जा हुए, जबकि हारिस भी अबाहिम राह को इधर उधर मुतवज्जा पाकर खुद इधर उधर देखने लगा, और तीनों अपनी हंसी जब्त करते सामने नज़रों की छेड़छानी देख रहे थे। अब सीन ऐसा था कि वजदान और मशल को दुनिया का होश ना था, और बेचारे दोनों इस बात से बेखबर थे कि उनकी ये हरकत 3 जासूस बड़ी फुर्सत से देख रहे हैं। वजदान कुछ देर बाद अबाहिम ने पुकारा, जबकि दूसरी तरफ वजदान तो बस मशल को देख रहा था। अबाहिम ने रहा और हारिस को देख, जो अपनी हंसी जब्त करिए उसे देख रहे थे। रहा ने आंखों में बड़े फ़ख्र से इशारा किया, जैसे कहना चाह रही हूँ, अब मैं बोलूँगी तो ज़रूर जवाब आएगा। जिस पर अबाहिम ने एक आबरू झुकाकर उसे देखा और बोलने का इशारा किया, जबकि हारिस तो दोनों की तरफ चलती फिल्मों में मज़े ले रहा था। भाभी, भाई, रहा ने बड़ी कॉन्फिडेंस से पुकारा, लेकिन आगे से खामोशी। रहा ने नज़रें उठाकर अबाहिम को देखा, जो अपनी हंसी जब्त करने के चक्कर में मुंह लाल कर गया था। रहा ने शर्मिंदगी से नीचे देखा और सोचा, इतना भी क्या एटीट्यूड से कहने की ज़रूरत थी। ना बेइज्जती तो अब ना होती, अब बेइज्जती। अब हमारे हारिस साहब की बारी थी। हारिस ने हाथ उठाकर दोनों की तरफ को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा। अब ये इशारा था हारिस का, उसे अब देखना मेरा तरीका, जिस पर अबाहिम और रहा भी हारिस की तरफ मुतवज्जा हो गए। हारिस ने एक नज़र अबाहिम को देखकर इशारा किया, जिस पर हंसते हुए अबाहिम ने इस बात में सर हिलाए हारिस को करने का बोला। हारिस ने अपना वहाँ पड़ा गिलास उठाकर, जिस पर पानी पानी पूरा भरा हुआ था, वजदान के ऊपर उछाल दिया, जिस पर वजदान दुनिया में वापस आया और तेज़ी से नज़रें घुमाई, जबकि इस अमल पर से तो मशल भी चौंक कर तीनों को देख रही थी, और अब मशल भी दुनिया में वापस आ चुकी थी। वजदान मशल ने नज़रें घुमाई, जहाँ तीनों घूर कर उन्हें ही देख रहे थे। ओए कमीने, ये क्या हरकत है सुबह सुबह इतनी सर्दी में? वजदान तो गिले कपड़े देखकर हारिस से मुखातिब हुआ, जिसकी जबकि अब इससे भी बेखबर के जबकि अब भी बेखबर के ऊपर कोई उसे बड़ी अजीब नज़रों से घूर रहा है। जबकि मशल तो शर्मिंदगी से किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी कि कोई जवाब ना पाकर वजदान ने नज़रें उठाई। क्या? ऐसे क्यों देख रहे हैं सब मुझे? वरदान तो अब भी कुछ समझ में
नहीं आ रहा था। हमें छोड़, तू ये बता कि तू कैसे देख रहा था कब से किसी को? हारिस वजदान को देख बोला। मैं? वजदान को अब थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही थी। नहीं मैं। अबाहिम वजदान की बात पर बोला। तो तू बता के तू किसे देख रहा था? मुझसे क्यों पूछ रहा है? वरदान तो हड़बड़ाते हुए बोला। अबे साले, ज़ाहिरी बात है, तेरी ही बात कर रहे हैं, बता किसको देख रहा था? कब से? अबाइम वजदान की नौटंकी देख बोला। तू किसी को नहीं देख रहा था, तो नाश्ता कर रहा था, है ना? वरदान तो साफ ही मुकर गया। अच्छा बेटा, तो फिर इसका मतलब है हमारी आंखों की जगह बटन फिक्स हैं जो हमें गलत नज़र आ रहा था। हारिस वरदान को घूरता हुआ बोला। हाँ, तुझे कैसे पता चला? चल, देर से ही सही पता तो लगा तुझे कि तेरी नज़रें आंखें नहीं बल्कि बटन है। विद्वान भी जवाब में बोला। अरे रुके आप दोनों। राह दोनों को शुरू होता देख बोली, तो दोनों भी खामोश होते राह की तरफ मुतवज्जा हुए। भाई मैंने ना मेरी दोस्त को भाई माना ना मेरी दोस्त खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे देखते ही रहें। राह शरारत से बोली। भाभी आप भी? वजदान बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। अरे अरे भाई, आप नाराज़ तो नहीं हो, लेकिन देखिए, आपके देखने की वजह से मशल का मुंह कैसे शर्म से लाल हो रहा है। देखिए। राह मशल की तरफ इशारा करती बोली, जो शर्म से वाकई ही लाल बनी बैठी थी। अगर तू कहे तो मैं नारायण दादा से बात करूं? अबाही वजदान को देखता बोला, जबकि इसकी बात तो मशल का दिल बाहर आने को था। वजदान ने दांत निकालते हुए सर असबाब में हिलाया, जिस पर सबका कहना बेख्तियार था, सिवाय मशल के जो मुंह ऊपर उठाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे रुके रुके, पहले दुल्हन से तो इजाज़त ले लें कि वो राज़ी है। राह सबको देखती हुई बोली। बताओ मशल, तुम्हें मेरे भाई कैसे लगते हैं? राह मशल से मुखातिब हुई। भाभी, मशल ने मासूम सी शक्ल बनाते राह को पुकारा। राह, ओके मेरी जान, मैं अकेले ही पूछूंगी, थोड़ा कंट्रोल करो, अभी चेहरा देखो टमाटर बना हुआ है। राह हंसते हुए बोली तो सब भी मुस्कुराकर अपनी बातों में लग गए। नाश्ता करने के बाद अबाहिम हारिस अपने अपने कमरों में चले गए। वजदान तो सबके जाने का इंतजार कर रहा था ताकि राह से बोल सके कि मशल से बात करने का। मशल किचन में थी, राह भी बर्तन लेती किचन की तरफ जा रही थी जब वजदान की आवाज़ आई। भाभी। जी भाई। राह ने पीछे मुड़कर देखा। भाभी आप मशल से पूछ लीजिएगा लाजमी मेरे बारे में प्लीज़। वजदान राह को देखता बोला। अरे अरे मेरे भाई, थोड़ा सब्र तो करे, लेकिन बेफिक्र रहे, आपकी बहन है ना, मुझे पता है, अभी बात करूंगी मशल से, वो मना नहीं करेगी। अभी टेबल पर आपके साथ साथ वो भी आपको देख रही थी, इसका मतलब यही है कि वो भी आपको पसंद करती है। और मेरे भाई ही इतने अच्छे हैं, बस उसके मुंह से सुनना बाकी है, जो आज ज़रूर मैं पूछ लूँगी। राह वजदान की बेचैनी देखकर मुस्कुराते हुए बोली। शुक्रिया भाभी, बस अब वो हाँ बोल दे, मुझे तो बहुत इंतज़ार है उसकी हामी का। वजदान खुशी से बोलता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि राह भी अपने भाई की खुशी देखकर मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि अब राह को मशल से बात करनी थी। आखिर वो यही तो चाहती थी, अपने भाई की शादी अपनी दोस्त से। राह तो बहुत एक्साइटेड थी इन सब के लिए, इसलिए जल्दी से मशल से पूछकर तसल्ली करना चाहती थी कि वो राज़ी है या नहीं। वैसे तो राह को पता था कि मशल भी वजदान को पसंद करने लगी है, लेकिन एक बार उसके मुंह से सुनना चाहती थी ताकि बात आगे बढ़ा सके, वो अपने भाई और अपनी अजीज़ दोस्त की शादी अपने सारे अरमान पूरे कर सके। राह किचन में दाखिल हुई तो सामने ही मशल खड़ी थी। मशल। राह ने आगे बढ़ते मशल को पुकारा। जी भाभी। मशल पीछे मुड़ी और मुस्कुराकर जवाब दिया। मशल, तुम मुझे अपनी भाभी समझती हो ना? राह मशल के करीब खड़ी होकर बोली। भाभी, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बिल्कुल, आप मेरी प्यारी भाभी हैं, मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं, बहुत इज्जत और अहमियत रखती हैं आप मेरे लिए। मशल तो परेशान हो गई थी कि राह के सवाल से, इसलिए फ़ौरन बोली। तो फिर मैं तुमसे कुछ पूछने वाली हूँ, उसका जवाब सच सच बताओगी? राह मशल की परेशानी बखूबी समझती हुई बोली। जी भाभी बोलिए, मैं बताऊंगी आपको। क्या तुम्हें वजदान भाई पसंद है? राह ने मशल को देखते सवाल किया, जिस पर मशल ने खामोशी से अपनी नज़रें झुका ली, जबकि बोली कुछ नहीं। मेरी जान, मुझे बताओ, देखो तुम्हारा जो फैसला होगा मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारा जवाब हाँ में हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम हम सबसे दूर हो, लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी हमारे लिए अहमियत रखती है, इसलिए तुम्हारा जवाब जो होगा हम उसका एहतराम करेंगे। इसलिए मुझे बताओ, क्या तुम्हें वजदान भी पसंद है? क्या तुम उनसे शादी करोगी? राह ने प्यार से मशल को समझाया। फिर से बोला फिर से बोली। भाभी, मैं आपके फ़ैसले का एहतराम करती हूँ, इसलिए जो आपका फ़ैसला वो मुझे मंज़ूर है, लेकिन मेरे बाबा की इजाज़त भी मेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए आप उनसे बात कर लें, फिर जो फ़ैसला होगा मैं उसमें राज़ी होंगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मशल ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। राह को सरशार कर दिया। शुक्रिया मशल, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने इतनी अहमियत दी मेरी बात को, शुक्रिया। राह खुशी से बोली। अरे भाभी, आप शुक्रिया बोलकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? आपका फ़ैसला सर आँखों पर। मशल राह के गले लगती बोली।
आपके बाबा से आज ही अबाहिम बात कर लेंगे, देखना वो मना नहीं करेंगे। फिर तुम हमेशा के लिए यहाँ साथ होगी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। राहा की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर उसकी दोस्त आखिर उसकी दोस्त ने उसके भाई से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। खुश होना तो बनता ही था उसके लिए। राहा और मशल किचन से निकलती अपने अपने कमरों की जान पड़ गई। राहा के हाथ में कॉफ़ी थी जो अबाहिम के लिए वो बनाकर लाई थी। राहा कमरे में दाखिल हुई तो अबाहिम ब्लूटूथ लगाकर किसी से बात कर रहा था। रुख दूसरी जानब था। राहा को तो शर्म आ रही थी सुबह की वजह से, लेकिन हिम्मत करके वो कमरे में आई क्योंकि उसे अबाहिम से बात करनी थी कि वो मशल के पापा की शादी की बात करे। राहा ने कदम आगे बढ़ाया और अबाहिम के सामने खड़ी हुई। कॉफ़ी आगे बढ़ाई। अबाहिम का ये कमरा बहुत बड़ा था। अबाहिम ने एक एक चीज़ अपनी मर्जी से रखी थी। ये कमरे निहायत आलीशान बना हुआ था। इससे मालूम होता था कि इस कमरे में रखी हुई हर चीज़ कितनी कीमती है। ब्लैक एंड वाइट फर्नीचर जो कमरे को मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। राहा ने काफ़ी आगे बढ़ाई जिससे अबाहिम ने नज़रें उठाकर राहा को देखा, जो कॉफ़ी का मग आगे किए नज़रें झुकाए खड़ी थी। राहा को इस तरह देख अबाहिम का दिल कर रहा था कि वो ज़ोर से हंसे, लेकिन फ़ोन में बात करने की वजह से अपनी हंसी ज़ब्त करते हाथ आगे बढ़ाकर मग राहा के हाथों से लिया। अबाहिम ने जैसे ही कप पकड़ा तो राहा आगे जाने के लिए बढ़ी क्योंकि अबाहिम को कॉल पर बात कर रहा था, इसलिए राहा ने सोचा कि वो बाद में बात कर लेगी। राहा ने कदम जाने के लिए आगे बढ़ाया जिस पर अबाहिम ने राहा का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा, जिससे राहा अबाहिम के सीने से जा लगी। अबाहिम राहा को अपने सीने से लगाए फ़ोन पर बात कर रहा था। राहा ने जाने की कोशिश की लेकिन अबाहिम की गिरफ्त इतनी कमज़ोर नहीं थी, इसलिए राहा भी खामोशी से खड़ी रही। अबाहिम फ़ोन पर बात करता, काफ़ी टेबल पर रखता, फिर से राहा को अपने असार में लिए खड़ा हो गया। तकरीबन 5 मिनट बाद अबाहिम फ़ोन बंद करके अपनी गिरफ्त ढीली की, लेकिन राहा तो अबाहिम के सीने से लगी हुई थी। अबाहिम ने पूरी गिरफ्त छोड़ दी थी, लेकिन राहा को तो एक अलग ही सुकून मिल रहा था जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चला कि कब अबाहिम ने उसकी गिरफ्त से अपना हाथ हटाया। राह को ऐसे सीने से लगे देख अबाहिम दुनिया से भरपूर मुस्कुराया और यही देखना चाहता था कि इस तरह खामोश सुकून से आंखें बंद करे खड़ी देख अबाहिम ने ऐसा क्या था, क्योंकि वो यही देखना चाहता था। बिल्कुल खामोश थी। अबाहिम के चेहरे से तो मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे ही मुझसे लगे रहने का क्या इरादा है बेगम? अबाहिम ने मुस्कुराहट छुपाते बोला, जिससे राह दुनिया में वापस लौट आई और फौरन अपना सर अबाहिम के सीने से उठाती सामने खड़ी हो गई। देखो, मुझे कोई मसला नहीं है अगर तुम ऐसे ही खड़ी रहना चाहती हो। अबाहिम दोबारा राह को खुद से लगाता बोला। नहीं, मुझे जाना है, राह बड़बड़ाती बोली। कहाँ जाना है? अबाहिम राह को अपने सीने से लगाए बोला। बाहिर। राह का सांस ही अटक गया था जैसे। बाहिर क्या करना? अबाहिम राह की हालत देख अपनी हंसी जब्त करता बोला। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राह ने बात करना बेहतर समझा। बोलो। अबाहिम ने पुरसुकूनी से जवाब दिया। पहले आप छोड़िए मुझे। राह निकलने की कोशिश करती बोली। क्यों? अबाहिम का अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। क्योंकि मुझे आपसे क्योंकि मुझसे ऐसे बोला नहीं जाएगा। राह ने जल्दी से बोला। कैसे बोला नहीं जाएगा? अबाहिम तो कोई कसर नहीं छोड़ रहा था राह को तंग करने की। ऐसे? राह ने बताना चाहा। कैसे? अबाहिम जानता था लेकिन फिर भी राह के मुंह से सुनना चाहता था। जब आप मेरे इतने करीब होंगे तो मुझसे बोला नहीं जाता। राह आंखें बंद करके जल्दी से बोली। राह की बात पर अबाहिम का जोरदार कहकहा कमरे में गूंजा। ओके, अब बताओ। तो बोल सकती हो ना? अबाहिम हंसते हुए राह को थोड़ा दूर करते हुए बोला ताकि वो बात बोल सके। जी। राह मुख्तसर सा जवाब देती देती है क्योंकि नजरें अबाहिम के गाल पर पड़े डिंपल पर थी। तो बोलो। अबाहिम ने बोलने के लिए कहा। क्या? राह तो अबाहिम के हंसते चेहरे में खो गई थी। उसे तो होश ही नहीं था कि वो क्या बोल रही है। वही जो तुम बोलने आई थी। अबाहिम ने नॉर्मल होते हुए याद दिलाना चाहा। अबाहिम की हंसी बंद होने के साथ साथ डिम्पल भी कहीं चले गए थे जिसकी वजह से राह अब वापस दुनिया में आ गई थी। जी, वो मैं कह रही थी कि मैंने मशल से बात कर ली है। वो राजी है वजदान भाई से शादी के लिए, लेकिन उसके पापा से बात करना ज़रूरी है। तो आप उनके पापा से बात कर लीजिए। राह ने बात पूरी बताई, साथ में पूछ भी लिया। हाँ, मैं बात करूँगा। अबाहिर ने मुख्तसर सा जवाब देते टेबल पर रखा कॉफ़ी का मग उठाया। शुक्रिया। राह खुश होते हुए बोली। इतनी खुशी की वजह जान सकता हूँ मैं? अबाहिम की अबाहिम राह को खुश होता देख बोला। जी जी, क्यों नहीं। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि आखिर मेरे भाई और मेरी दोस्त की शादी हो रही है। मैं अपने सारे अरमान पूरे करूँगी शादी में। आपको पता है, मैंने तो इतना सब सोचा था अपनी शादी के बारे में कि दुल्हन बनूंगी, अच्छा सा लहंगा पहनूंगी, लेकिन मेरी शादी ही इतनी अनोखी है। ना कोई लहंगा, ना कोई तैयारी, इसलिए मैं अपने पूरे सारे अरमान जो मैंने सोचे थे वो मैं वजदान भाई और मशल की शादी में पूरे करूँगी।
राहा ने तो पूरी बात बताई, जबकि अपनी शादी के अरमान बताते हुए राहा बुरे बुरे मुंह बना रही थी, जिसे देख अबाहिम को अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल काम लग रहा था। जब से राहा अबाहिम की जिंदगी में आई थी, अबाहिम ने हंसना सीखा था। क्या एक वो अबाहिम सिकंदर था जिसका हंसने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, और एक ये अबाहिम सिकंदर है जिसकी बीवी अपनी बातों से तो कभी अपनी हरकतों से उसे हंसाती है। ये बात सच थी कि अबाहिम को हंसना राहा ने सिखाया था। अच्छा जी, तो मेरी बेगम के ये शिकवे हैं? अबाहिम राहा के करीब आता बोला। जी हाँ, भले हमारी शादी किस हालात में हुई थी, कम से कम आप थोड़ी तैयारी तो कर लेते। राहा अबाहिम को देखती बोली। हम्म, कोई बात नहीं, तुम वजदान की शादी में जो दिल करे वो कर लेना, लेकिन फिलहाल तुम इधर आओ। अबाहिम राहा को दीवार से लगाता खुद सामने खड़ा हुआ और दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए राहा फरार बंद कर चुका था, जबकि राहा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। अबाहिम ने अपना एक हाथ दीवार से हटाते राहा के चेहरे को प्यार से अपने हाथों में लिया और ऊपर उठाया और बिना वक्त दरकार के उसके लोगों पर झुका। कुछ देर बाद जब अबाहिम पीछे ना हुआ तो राहा को अपना सांस बंद होता महसूस हो रहा था। राहा ने अपना हाथ अबाहिम के कंधे पर रखते अबाहिम को बताने की कोशिश की कि उसे सांस नहीं आ रहा, जिसे देख अबाहिम चंद लम्हे बाद पीछे हुआ और राहा को देखने लगा, जो अबाहिम के कंधे पर सर रखे लंबे लंबे सांस ले रही थी। कुछ देर बाद राहा ने ऊपर देखा, जहां अबाहिम पहले ही राहा को देख मुस्कुरा रहा था। ले लिया सांस ठीक से? अबाहिम राहा का सुर्ख मुंह देखता बोला। क्यों? राहा अबाहिम से नजरें चुराती हुई बोली, क्योंकि हिम्मत तो नहीं थी अबाहिम की आंखों में देख बात करने की। वो अभी पता चल जाएगा। अबाहिम ने कहते राहा की गर्दन में शिद्दत से लब रखे। राहा तो जैसे तड़प ही गई थी अबाहिम का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करके। राहा ने जोर से आंखें बंद की, जबकि ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही अटक गया था। अबाहिम अभी भी गर्दन से चेहरा उठाते राहा के गाल पर लब रखे वाला था कि इतने में अबाहिम का फोन बजा। अबाहिम ने चिढ़कर एक गहरा सांस लिया। ये मेरी समझ से बाहर है कि जब भी मैं रोमांस कर रहा होता हूँ, या तो वह दान हारिस में से कोई टपक जाता है, और आज तो फोन ही टपक गया। अबाहिम ने चिढ़कर एक गहरा सांस लिया। अबाहिम ने कहते ही टेबल से फोन उठाया। यहाँ से हिलना भी मत, अबाइम ने राहा को कहते फ़ोन कान से लगाया। राहा जो जल्दी से यहाँ निकलने के लिए आगे बढ़ी थी, अबाइम की बात सुनकर वही कदम अपने कदम रोक के बेबस होती वापस वहीं आकर खड़ी हुई। वैसे तो हर वक्त मुंह पर 12 बजे आकर संजीदा हुए होते हैं, ये क्या हो गया है इन्हें सुबह से कि ये इतने बेशर्म बन गए हैं? राहा मुंह में बड़बड़ाती थी। राहा तो अपनी धुन में बोली जा रही थी, जबकि अबाइम फ़ोन रख चुका था। उसकी बात सुनकर अपनी हंसी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया और ज़ोरदार कहकहा लगाया। राह की यही मासूमियत भरी बातें अबाइम को अपनी तरफ मुतवज्जा करती थी। राह की बातें अपनी राह की बातें उसकी मासूम हरकत अबाइम को इससे प्यार करने पर मजबूर कर रही थी। इसलिए आज अबाइम जैसा संजीदा इंसान भी जिससे मोहब्बत के नाम से ही नफरत थी, आज अपनी राह से इश्क कर बैठा था। क्योंकि मोहब्बत तो एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ था। आखिर राह की मोहब्बत ने अबाइम के दिल में पूरी तरह कब्जा कर लिया था। आखिर राह ने अबाइम की मोहब्बत में अपने रब से मांगी थी, तो उसे कैसे अबाइम से मोहब्बत ना मिलती? राह अबाइम की मोहब्बत के काबिल थी, इसलिए अबाइम सिकंदर अपनी राह से बेइंतहा इश्क करता था। अबाहिम के हंसने की आवाज़ पर राहा ने ऊपर देखा। आप मुझ पर हंस रहे हैं? राहा ने नाराज़ होते हुए कहा। नहीं मेरी जान, मैं तुम पर नहीं, तुम्हारी मासूम बातों पर हंस रहा हूँ। आओ तुम्हारी बात का जवाब तुम्हें समझाऊं। अबाहिम राहा का हाथ पकड़े सोफे पर बैठाता हुआ बोला और खुद भी राहा के बराबर में आकर बैठ गया। तुम्हारे आने से पहले मेरी ज़िंदगी में ये सब बिल्कुल नहीं था। जैसे कि जिस तरह मैं तुम्हारी बातों पर हंसता हूँ, तुमने ठीक कहा। मैं बहुत संजीदा हूँ, और था नहीं अभी भी हूँ, लेकिन सिर्फ दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। इंसान जिनसे मोहब्बत करता है उनके लिए संजीदा नहीं होता, बल्कि हंसता मुस्कुराता है। तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी बीवी से इश्क करने लगा हूँ। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता होता है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ रोमांस तो होता है ना। तो अब तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए बेगम इन सब की, क्योंकि हमारे रिश्ते में बहुत सारा प्यार है, जो तुम्हें मैं जल्द ही करके बताऊंगा। अबायन पूरी बात कर रहा को समझाता आखिरी बात पर अपनी एक आंख विंग करता बोला। जो रहा रहा जो अबाहिम की बात बड़े गौर से सुन रही थी, अबाहिम की आखिरी बात पर शर्म से फौरन मुंह चुका लिया। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही शर्माती हो? अबाहिम मुस्कुरा रहा था और राह को देख बोला। हाँ, तो जब आप ऐसे देखेंगे और ऐसी बातें करेंगे तो शर्माऊंगी ही ना। राह ने नजरें झुकाए ही जवाब दिया। कैसी बातें और किस तरह देखना? अबाहिम राह को तंग करते हुए बोला। ऐसे ही जैसे आप अभी देख रहे हैं और अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे। मुझसे बोलकर नहीं बताया जाएगा कैसे? राह अबाहिम को देखते मासूम शक्ल बना के बोली।
जिस पर अबाहिम ने हंसते हुए राह को अपने सीने से लगाया, जिस पर राह ने आंखें बंद करके खुद को सुकून में महसूस किया। अबाहिम सोफे से टेक लगाए आंखें बंद किए पुरसुकून हुआ। रात के 9 बज रहे थे जब अबाहिम ने नारायण दादा को बुलाया और सब बाहर लॉन में बैठ गए, जबकि अबाहिम ने राह, मशल और वजदान हारिस को भी बुलवाया था। अबाहिम सबके सामने बात करना चाहता था। यकीनन राह नारायण दादा की बेटियों की तरह थी, इसलिए अबाहिम ने राह को बुलाया, वरना शायद ये मुमकिन नहीं था कि अबाहिम किसी गैर मर्द के सामने अपनी राह को बुलाए। वरदान हारिस तो राह को भाभी से ज़्यादा बहन समझते थे। इन दोनों को तो बहन मिली थी, और राह को भाई। सब लोग रात के वक्त खुली फिजा में कॉफ़ी पीते पीते बातें कर रहे थे कि अबाहिम ने बात शुरू की। दादा, अगर मैं आपसे किसी चीज़ की इजाज़त लूँ तो क्या आप मुझे देंगे? अबाहिम ने नारायण दादा को देखते हुए आराम से सवाल किया। जी साहब, बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप बोलिए, बड़ी इज्जत से जवाब दिया। दादा, मैं चाहता हूँ कि मशल का निकाह वजदान से किया जाए। अबाहिम ने बात बताई। अबाहिम की बात सुनकर नारायण दादा की आंखों में आंसू आ गए। साहब, हम लोग आप लोगों के काबिल नहीं हैं। आपने हमें इतना काबिल समझकर अपने साथ बिठाया, अपने घर में जगह दी। हम लोग बहुत गरीब हैं, मेरे पास तो अपनी बेटी का सर छुपाने के लिए छत तक नहीं है। रोते हुए बताया गया। दादा, इंसान को काबिल होना इस चीज़ से नहीं पता चलता कि उसके पास घर या पैसा, बल्कि इंसान की काबिलियत उसके सलूक, उसके हुस्न सलूक, उसकी आदत, उसकी बात करने के रवैये से पता चलती है। बाज़ दफ़ा इंसान के पास सब कुछ होता है, पैसा, घर, हर चीज़, लेकिन उसके पास बात करने की काबिलियत नहीं होती। हर किसी को खुद से कमतर समझना, अपने से छोटे को नीचा दिखाकर खुश होना, गरूर करना, और इंसान दुनिया का सबसे गरीब इंसान होता है क्योंकि उसके पास तमीज़ नहीं है। दूसरों की इज़्ज़त करना किसी दूसरों की इज़्ज़त करना की सलाहियत नहीं होती। पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है सिवाय खलूस, इज़्ज़त और तमीज़ जो आपकी फितरत में होती है। इसलिए आज के बाद आप खुद को किसी से कमतर नहीं समझेंगे, ठीक है? अबाहिम ने पूरी बात बड़े तहम्मुल से समझाई और आखिर में सवाल किया, जबकि राह तो अपने अबाहिम को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। आखिर इतनी अच्छी सोच का मालिक था उसका शौहर। अबाहिम की यही आदतें राह को उसकी तरफ मज़ीद मायल कर रही थी। मशल नज़रें नीचे किए बैठी थी। वरदान वरदान मशल को बार बार देख रहा था। हारिस भी खामोशी से सब कुछ देख रहा था। शुक्रिया साहब, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। वो रोते हुए बोले। इतनी आखिर खुशी उन्हें एक साथ मिल गई थी। दादा, आप इस तरह रोकर शर्मिंदा नहीं करें। अबाहिम ने उठकर उन्हें गले से लगाया। जब वो चुप हुए तो अबाहिम वापस अपनी कुर्सी पर आके बैठा। बताइए दादा, क्या आप मशल का हाथ वरदान के हाथ में देंगे? अबाहिम ने उनसे इजाज़त मांगी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, मैं अपनी बेटी का हाथ वरदान बाबा के हाथ में दूंगा। नारायण दादा खुशी से बोले, क्योंकि उनके लिए ये एक फ़ख्र की बात थी, जबकि मशल को तो शर्म आ रही थी। अब ज़ाहिरी सी बात है, उसकी शादी की बात उसके सामने होगी तो शर्म तो आनी थी। उनकी इजाज़त से वजदान तो खुशी से सबको देख रहा था और राह भी खुशी से मशल से बात कर रही थी। शुक्रिया दादा। अबाही मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ और एक बार फिर दादा से गले मिलते वजदान के पास आया। उसके गले लगकर एक थपकी दी। हारिस भी दोनों के गले मिला। हारिस को तो खुशी से दांत बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राह मशल से गले मिली। फिर शादी 10 दिन के बाद रखते हैं, ताकि सारी तैयारियां हो जाए। आज मेरे यार की शादी है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी तरफ से भी जिन लोगों को बुलाना है, आप भी उनको बुला लें। अबाहिम ने आराम से सब अब शादी के लिए वक्त बताया। ठीक है साहिब, शुक्रिया। नारायण दादा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, और राह को तो इतनी खुशी थी कि बार बार मशल को अपने गले से लगा रही थी। वरदान की खुशी अरूज पर थी। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए, जबकि राह मशल खाना खाने लगे। लगते ही सबको बुलाया गया, जिस पर अबाहिम, वजदान, हारिस आके कुर्सी पर बैठ गए तो सबने खाना शुरू किया। कितना मज़ा आएगा शादी में, मुझे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा। राह खुशी से बोली। भाभी, इंतज़ार तो मुझसे भी नहीं होता। कब वजदान की शादी आएगी और मैं डांस करूँगा? हारिस हंसता हुआ बोला। सबसे ज़्यादा इंतज़ार तो मुझसे नहीं होगा, 10 दिन पूरे। अबाहिम, यार इतना वक्त क्यों रख लिया, कल ही निकाह कर लेते। वजदान बुरा सा मुंह बनाते बोला। अरे कल तो बहुत दूर हो गया है, तो बोले तो हम अभी निकाह कर दें तेरा। अबाहिम वजदान को देखता हुआ बोला। सच्ची? हाँ, करवा दे। वजदान खुशी से बोला। ओह, मैंने तंज किया था। अबाहिम वजदान को घूरता हुआ बोला, जिस पर वजदान ने बुरा सा मुंह बनाकर अबाहिम को देखा, जबकि मशल तो शर्म से मुंह ही नहीं उठा पा रही थी। तो मशल ने 2-3 बार उठने की कोशिश की, लेकिन राह ने हाथ पकड़कर वापस बिठा दिया। भाई, आप परेशान ना हो, जल्दी गुजर जाएगा ये वक्त भी। लेकिन वक्त लेना ज़रूरी था क्योंकि तैयारी बहुत सारी होनी थी। हम शादी के सारे फंक्शंस करेंगे और आपकी शादी की सारी शॉपिंग भी अपनी पसंद से करेंगे, इसलिए टाइम तो लगना है ना। राह खुशी से वरदान को देख रही थी। चले भाभी, आप कहती हैं तो ठीक है।
वजदान राह से बात कर रहा था लेकिन नज़रें मशल पर थी जो बिल्कुल राह के बराबर वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। तो फिर ठीक है, कल से ही सारी तैयारियां शुरू करते हैं, ठीक है? राह जल्दी से बोली। ठीक है, कल से तैयारियां शुरू कर देंगे। अबाहिम राह को देख बोला, अब वजदान की शादी के बाद अकेला सिंगर रह जाऊंगा। हारिस हंसते हुए बोला, अरे भाई आप फिक्र न करें, आपकी बहन आपके लिए एक प्यारी सी दुल्हन ढूंढ लेगी। राह हारिस को देखते हुए बोली, ठीक है भाभी, फिर कब ढूंढना शुरू करेंगे आप? हारिस खुशी से बोला, अरे भाई अभी मशल की शादी हो जाए इसके बाद ढूंढेंगे मिलकर। राह ने जल्दी से कहा, ठीक है, जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा और सही। हारिस मुस्कुराता हुआ बोला, अब सब खाना खा लो, बातें बहुत हो गई। अवाहिम सबको देखता हुआ बोला, जिस पर सबने खामोशी से खाना खाया। सब बेहद खुश थे। राह तो इसलिए ज़्यादा खुश थी कि क्योंकि सारी शादी की तैयारियां उसने अपनी पसंद से करनी थी और वजदान की तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था, अगर उसकी मोहब्बत उसे मिल रही थी। हारिस का तो बस चल रहा था कि वो वजदान की शादी के साथ अपनी भी कर ले, लेकिन लड़की कहाँ से लाते? खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में चले गए, जबकि हारिस को तो किसी काम से बाहर जाना था, तो हारिस बताकर चल दिया। हारिस की गाड़ी रोड पर चल रही थी कि जब सामने से एक गाड़ी से टक्कर होते हुए बची। तेजी से ब्रेक लगाकर हारिस ने गाड़ी रोकी। कौन अंधा गाड़ी चला रहा है, पागल इंसान? हारिस गुस्से से कहता गाड़ी से उतरा। ओ हेलो मिस्टर, अंधे हो, नजर नहीं आ रहा था? गाड़ी ठोक जाती अभी गाड़ी ठुक जाती अभी। दूसरी गाड़ी से एक लड़की निकलती हुई बोली। हारिस तो एक मिनट के लिए उसकी हैजल आंखें देखकर साकत हो गया, फिर जल्दी से नॉर्मल हुआ। ओ हेलो मैडम, मैं नहीं, आप अंधों की तरह गाड़ी चला रही थी। हारिस भी गुस्से से बोला, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। और वो लड़की गुस्से से तेज आवाज में बोलती मजीद आगे आई, क्या बकवास है, मैंने कौन सी चोरी की है? हारिस हैरानगी और गुस्से में बोला, उफ, कहाँ फंस गई मैं, अच्छे खासी जा रही थी, किस पागल से पाला पड़ गया। वो लड़की गुस्से से बोली, देखो अब बहुत हो रहा है, ज़्यादा बदतमीजी मत करो मुझसे। हारिस जब्त से बोला, क्योंकि क्यों तुम कौन से मुल्क के शहजादे हो जो तुमसे बदतमीजी करना मना है? वो लड़की तो मजीद बदतमीजी से बात कर रही थी। हम्म तो मुझे जानती नहीं हूँ कौन हूँ मैं। हारिस के लिए अब ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसे इस तरह से खुद से बात करने की इजाज़त हारिस ने अपने दोस्तों के अलावा किसी को नहीं दी थी। अपने दोस्तों के सामने वो शरारती था, लेकिन वो दुनिया के लिए नहीं। और जिस बदतमीजी से ये लड़की उससे बात कर रही थी, हारिस बहुत मुश्किल से ज़ब्त कर रहा था, जबकि गलती भी उसी लड़की की थी। वो बड़े आराम से सारा इल्ज़ाम हारिस पर लगा रही थी। तुम जो भी हो, मुझे जानने का कोई शौक नहीं, आई समझ? मैं अपना मज़ीद वक़्त ज़ाया नहीं कर सकती, हटो सामने से, कहती अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। जबकि पीछे हारिस ने ज़ब्त से अपनी आंखें मींची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहली बार किसी ने उससे इतनी बदतमीज़ी कैसे की। लेकिन हारिस की परवरिश में यह नहीं था कि वो लड़कियों से बदतमीज़ी करे। यहाँ तक कि हारिस ने उसे एक लफ़्ज़ बदतमीज़ी से नहीं कहा, लेकिन वो इस कदर बदतमीज़ी से बात करके गई थी कि हारिस को बर्दाश्त करना मुश्किल लग रहा था। कुछ वक्त बाद हारिस गाड़ी में आकर बैठा और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे आइसक्रीम वाला दिखा तो सबके लिए आइसक्रीम भी साथ लेकर चला। हारिस जो काम करने आया था वो भी नहीं किया, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ख़राब हो रहा था। हारिस घर जाकर सबके साथ बैठकर खुद को रिलैक्स करना चाहता था, इसलिए जल्दी घर पहुंचना चाहता था। हारिस घर पहुंचा तो गार्ड ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होते ही गाड़ी पार्क की और गाड़ी से आइसक्रीम का शॉपर लेता अंदर चला गया, जबकि अपना मूड ठीक करने की भरपूर कोशिश कर रहा था, क्योंकि हारिस इस तरह गुस्से से भरा चेहरा लिए सबके सामने नहीं जाना चाहता था। हारिस अंदर दाखिल हुआ था। ड्राइंग रूम में से सबकी बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। हारिस ने अपना रुख ड्राइंग रूम की जानिब किया। गाइस, मैं सबके लिए आइसक्रीम लाया हूँ, हारिस अंदर दाखिल होते हुए बोला। हारिस की नज़रें ड्राइंग रूम में मौजूद सब पर गई, तो सबके साथ बैठी एक लड़की पर भी गई, जिसकी वजह से हारिस अपना मूड ठीक करने जल्दी से घर आया था। उसका चेहरा देख हारिस का मुंह गुस्से से लाल हो गया। तुम तुम मेरा पीछा करते यहाँ भी आ गए? वो लड़की खड़ी होते हुए तेज आवाज में बोली, जबकि अबाहिम राह मशल वजदान तो हैरानगी से सबको देख रहे थे। बोलो, खामोश क्यों हो बदतमीज, शर्म नहीं आती लड़की का पीछा करने में? हारिस को खामोश देखकर वो फिर से गुस्से से चिल्लाई, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं हारिस भाई से? ये उनका घर है, वो यही तो आएंगे और कहाँ जाएंगे? राह हारिस को गुस्से से भरा खामोश चेहरा महसूस करती उस लड़की से फौरन बोली, ये हारिस खान है? लड़की से साकत होते हुए पूछा। जी हाँ, ये हारिस भाई हैं, राहा ने जल्दी से जवाब दिया। वो लड़की तो शर्मिंदा होकर कभी हारिस को कभी राहा को देखती। हारिस फौरन से पीछे मुड़ा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हारिस को क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों है? अबाहिम वजदान की तरफ देखता बोला, वही मैं देख रहा हूँ, इतने गुस्से में, इसका मतलब कुछ बड़ा चक्कर है। वजदान भी अबाहिम की जवाब में बोला, आप इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही थी हारिस से? वजदान इस तरह से उस लड़की से मुखातिब हुआ जो उन सबके सामने हारिस से इस तरह बात कर रही थी। वो कहते हुए खामोश हुई।
वो क्या? बोलिए आप। हारिस भाई से ऐसे बात क्यों कर रही थी? वो कितना गुस्से में थे। अब की बार राह बोली। लड़की ने एक नज़र उठाकर सबको देखा, जो गुस्से से सवालिया नज़र लिए उसे देख रहे थे। आखिर किसी को कैसे बर्दाश्त होता कि कोई हारिस से इस तरह बदतमीजी करे? लड़की ने सारी बात बताना शुरू की। वो सारी ईमानदारी से बता रही थी, हर एक एक लफ्ज़ जो उसने हारिस से कहा, जबकि ये सारी बात सुनकर सब तो हैरानगी से उस लड़की को देख रहे थे। क्या? राह इतनी तेज आवाज में बोली, जबकि बराबर में खड़े अबाहिम के तो कान गए थे। समझो। और राह आराम से बोलो, मेरे कान। अबाहिम राह को देखता बोला। सॉरी सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही हैरान हो गई थी। राह शर्मिंदगी से बोली। आपने इतनी बदतमीजी के साथ हारिस से, मतलब अब तो हारिस ने उठा लेना है पूरा घर सर पर। अब की बार वजदान बोला तो सब वजदान और उस लड़की की तरफ मुतवज्जा हुए। हो गई गलती, मैं माफी मांग लूंगी उनसे, वो शर्मिंदा होते हुए बोली। मुश्किल है वो माफ़ करे, क्योंकि जो अल्फाज आपने उसके लिए इस्तेमाल किए, ये नामुमकिन है कि वो अब आपसे बात भी करे। साथ ये भी मुश्किल है कि आप शादी तक इस घर में रुक जाएं, क्योंकि हारिस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, मैं उनसे माफ़ी मांग लूंगी, वो नहीं बोलेंगे शादी से पहले मुझे जाने का। वरदान की बात ख़त्म होते ही वो लड़की बोली। ओके, कोशिश कर लेना, लेकिन फ़िलहाल नहीं, वो बहुत गुस्से में है। इशफा मुलाजमा आपको कमरा दिखा देंगी, फ़िलहाल आप जाइए, वरदान ने कहा, जिस पर वो लड़की इसबाब में सर हिलाती शर्मिंदगी से मुलाजमा के पीछे चलती। पीछे चारों ने कदम हारिस के कमरे की तरफ लिए। वरदान ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला, जिस पर सब अंदर दाखिल हुए तो सामने ही हारिस को फ्रेश होता निकलता पाया। हारिस भाई। बिल्कुल खामोशी थी, जबकि देर बाद रहा ने हारिस को पुकारा। जी भाभी। हारिस कदम उनकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। मैं जानता हूँ आप लोग किस सिलसिले में आए हैं यहाँ। सबको खामोश देखकर हारिस फिर से मुखातिब हुआ। हाँ, हम उस लड़की के बारे में बात करने आए हैं तुझसे। वरदान हारिस को देखता हुआ बोला। कौन है वो लड़की? यहाँ किस लिए आई है? हारिस ने सवाल किया। भाई, वो लड़की वेडिंग प्लानर है। उसको बुलाया था ताकि शादी की तैयारी में वो मदद करे। रहा ने हारिस को इस लड़की के बारे में बताया। चली गई ना वो? हारिस ने फिर एक सवाल किया। दरअसल भाई, वो शादी तक यहीं रहेगी। रहा ने मोम फौरा हारिस के सर पर किया। यानी पूरे 10 दिन? हारिस हैरानगी से बोला। पूरे 10 दिन। अबाहिम हारिस की हैरानगी से देख बोला। भाई प्लीज़ प्लीज़ उसे रहने दें, वो बहुत अच्छी वेडिंग प्लानर है। मैंने और मशल ने बहुत देर के बाद उसको मोबाइल पर ढूंढा, फिर बुलाया। रहा जल्दी से बोली, क्योंकि वाकई उन दोनों ने बहुत मेहनत की थी उससे रब्ता करके उसे बुलाने में। ठीक है भाभी, आपने बुलाया है सिर्फ इसलिए। मैं उससे बोल दीजिएगा कि मेरे सामने ना आए, तो ही अच्छा होगा, वरना मैं कुछ भी बोल दूंगा। लिहाजा लिहाज कर लिया, जो मुंह में आ रहा था बोल गई थी। लेकिन अब इतना शरीफ तो मैं हूं नहीं, इसलिए आप बोल दीजिएगा उसे, अब मुझसे पंगा ना ले वो। हारिस ने मजबूरन उसे रखने की हामी भर ली। शुक्रिया भाई, राह खुशी से बोली। अच्छा, वैसे हारिस कैसा फील हो रहा है पहली बार एक लड़की से बेइज्जती करवाकर? इस संजीदा माहौल को देखकर वरदान ने शरारत से पूछा। बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि दिल कर रहा है अभी जाऊं और पूरे मरी में मिठाई बांटूं। हारिस वरदान को घूरता बोला। तो देर किस बात की है? जा मिठाई लेकर आ। और मिठाई ना, मेरी पसंद की लेकर आना, वरदान आंख मारता हुआ बोला। और क्या ख्याल है अगर उस पसंदीदा मिठाई में थोड़ा जहर मिला दिया जाए, तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना खाने में? हारिस वरदान को देखता हुआ बोला। ओ नहीं नहीं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और मुझे कुंवारा बनने का कोई शौक नहीं, वरदान बोलता मशल को सुर्ख कर गया था। हाँ, यही वजह है जो मैं अब तक रुका हुआ हूँ, वरना अब तक तो जहर पेट में होता, बड़बड़ाया। हारिस बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, जिस पर सबका कहकहा गूंजा। चलो बहुत रात हो गई है, सब सो जाओ जाकर। अब हम सबको देखता हुआ बोला, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। हाँ, और सुबह हमें तैयारियां भी तो शुरू करनी है, राह खुशी से बोली। जी जी, करनी है तैयारियां, कर लेना शुरू कल से। अब आहिम राह को खुशी से देख मुस्कुराता हुआ बोला। सब अपने 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 कमरों की जानिब बढ़ गए। अबाहिम राह के कमरे में दाखिल हुए। राह दरवाज़ा बंद करती आगे बढ़ी। अबाहिम फ्रेश होने के लिए जा चुका था। जब वापस आया तो राह फ्रेश होने के लिए चल दी। जब राह बाहर निकली तो अबाहिम हमेशा की तरह शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। मूवी देखें? राह अबाहिम को देख बोली। मूवी? इस टाइम? अबाहिम हैरानी से राह को देख रहा था, जिसे रात के 1 बजे मूवी देखनी थी। जी, रात को ही तो देखते हैं मूवीज़। प्लीज़ ना, देखते हैं, राह जिद करते हुए बोली। अच्छा, ओके। अबाहिम को मूवीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उनकी बेगम की ज़िद थी, इसलिए मजबूर थे। अबाहिम ने मूवी लगाई और बेड पर जाकर क्राउन से टेक लगाते बैठ गया, क्योंकि बेड के सामने एलईडी थी। ओह! अबाहिम राह को देखता बोला, जो पानी का ग्लास टेबल पर रख रही थी। कहाँ? राह अबाहिम को देखती बोली। बेड पर, और कहाँ? आओ, मूवी शुरू कर हो गई है, देखते हैं। अबाहिम राह को बड़े गौर से देखता बोला। जी आती हूँ। राह छोटे छोटे कदम लेती बेड के कोने पर बैठ गई।
जबकि अबाहिम ने राहा को पकड़कर उसे खींचा और बिल्कुल अपने करीब बैठ के क्राउन से टेक लगाकर बाजू के हसार में लिया। मैं राहा को तो सांस ही अटक गया था अचानक होने वाले अमल से। मूवी शुरू हो चुकी है, देखो तुम्हारा दिल कर रहा था ना। अबाहिम ने हाथ आगे बढ़ाकर लाइट ऑफ किया और राहा को अपने साथ लगाए मूवी देखने लगा। राहा भी कुछ देर बाद नॉर्मल होकर मूवी देखने लगी। ओह ये कितनी क्यूट बेबी है। मूवी में छोटी सी प्यारी सी बच्ची दिखाई गई जिस पर राहा ने अबाहिम प्यार से बोला। अबाहिम ने नजरें नीचे किए राहा को देखा जो प्यार से बच्ची को देख रही थी। तुम्हें बच्चे पसंद है? अबाहिम ने राहा की खुशी को देख उससे सवाल किया। बहुत पसंद है मुझे बच्चे, खास तौर पर ये छोटी सी बेबी गर्ल। राहा भी जल्दी से बोली क्योंकि उसे छोटे बच्चे बहुत पसंद थे। तो क्या ख्याल है तुम्हारी अपनी खुद की छोटी बेटी आने की प्लानिंग करें? अबाहिम बड़ी दिलचस्पी से राहा को देख रहा था। मूवी देख रही हूँ, मुझे देखने दे आप। राहा शर्म से नजरें झुकाती बोली। बहुत शर्माती हो तुम, देखना बहुत जल्द ये तुम्हारी सारी शर्म दूर हो जाएगी और हमारी बेटी इस दुनिया में जल्द ही आएगी, मेरा वादा है तुमसे। अबाहिम एक आंख विंक करता बोला। अबाहिम की बात पर राहा ने शर्म से अपना मुंह अबाहिम के सीने में छुपाया जिस पर अबाहिम ने हंसते हुए मजीद अपना हसार मजबूत किया। उठे अबाहिम, सुबह हो गई है। राहा अबाहिम को उठाती हुई बोली जिस पर अबाहिम ने अपनी आंखें खोली और अपने नजरें घड़ी पर डाली जहाँ सुबह के 11 बज रहे थे। मैं अभी कुछ देर और सोने लगा हूँ, वैसे भी रात में मूवी देखने की वजह से मैं नहीं सो पाया। अबाहिम वापस से आंखें बंद करता बोला। उठिए, 11 बज गए हैं और कितना सोएंगे आप? आपको पता है ना हमें शादी की तैयारियां शुरू करनी है आज। उठ जाइए। राहा अबाहिम को अपने नाजुक हाथों से पकड़कर उठाने की कोशिश कर रही थी जब अबाहिम ने राहा को वही हाथ पकड़कर खींचा जिस पर राहा बेड से गिरी और अबाहिम उसके ऊपर आ गया। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? अबाहिम राहा को देख बोला जिसका मुंह शर्म से लाल हो चुका था। कुछ नहीं, आप सो जाइए, मैं नहीं उठाऊंगी आपको। राहा की आवाज़ बेसाख्ता लड़खड़ आई। लेकिन अब तो मैं उठ गया और अब मेरा सोने का कोई मूड नहीं। अबाहिम बड़े गौर से राहा का चेहरा देखता बोला। ठीक है, मुझे उठने। राहा आगे कुछ बोलती कि उसके अल्फाज अबाहिम उसके मुंह में ही कैद कर चुका था। वो शिद्दत से राहा के लबों पर चुका। राहा ने जोर से अपनी आंखें मीची और अपने दोनों हाथ अबाहिम के कंधे पर रखकर उसे दूर करने की कोशिश की। क्योंकि अबाहिम कुछ देर बाद भी पीछे नहीं हुआ तो राहा को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि अबाहिम तो किसी और ही दुनिया में था, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था उसे तो महसूस ही नहीं हुआ था कि कब से उसके कंधे पर हाथ रखकर राहा अपनी इतनी सी जान से कोशिश कर रही थी पीछे करने की उसे। राहा की आंखों में आंसू जमा होना शुरू हो गए क्योंकि राहा को सांस नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि अबाहिम एक लम्हा और पीछे ना हुआ तो राहा को सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। राहा के गालों पर नमी महसूस करके अबाहिम वापस दुनिया में आया और राहा की हालत देख पीछे हुआ। अबाहिम के पीछे होते ही राहा लंबे लंबे सांस लेने लगी। आंसू अब भी आंखों से निकल रहे थे। अबाहिम अब तक इसी तरह राहा के ऊपर था। अबाहिम की नज़र राहा के लबों पर गई जहाँ खून की नन्ही सी फुहार निकलने को तैयार थी, जिसे देख अबाहिम दिलकशी से मुस्कुराया, नरमी से अपने लब उसकी नन्ही बूंद पर रखकर पीछे हुआ। राह थोड़ी नॉर्मल हुई लेकिन आंखों से आंसू अब भी जारी थे। अबाहिम ने प्यार से अपने लब राह के आंसुओं पर रखकर आंसुओं को चुना। राह ने खफकी से अबाहिम को देखा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने ना देख ऐसे ना देखो जान, वरना फिर से। अबाहिम अपनी बात अधूरी छोड़ और अपने लब राह के गाल पर रखे। अब अबाहिम राहा ने अबाहिम को पुकारा। जी मेरी जान, अबाहिम राहा को देखते हुए बोला। मुझे उठने दें आप। राहा अबाहिम से नजर चुराती बोली। ये तुम आंखें क्यों चुरा रही हो मुझसे? अबाहिम राहा की यह हरकत देख अपनी हंसी जब्त करता बोला। मुझे शर्म आ रही है। राहा ने मासूमियत से जवाब दिया। बस इतने में शर्म आ रही है? सोचो, हम अपनी बेबी प्लानिंग करेंगे, तब तुम्हें कितनी शर्म आएगी? अबाहिम शरारत से बोला। तब की तब देखी जाएगी। अभी आप चलिए, बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे। आज से तैयारी शुरू करनी है हमें शादी की। राहा ने अबाहिम को याद दिलाना चाहा क्योंकि राहा तो बहुत खुश थी शादी की तैयारियों के लिए। इसलिए ही सुबह से अबाहिम को उठा रही थी, लेकिन राहा बेचारी अबाहिम के कब्जे में आ गई। अभी राहा अबाहिम में से आगे कोई कुछ बोलता है कि गेट बजा। कौन? अबाहिम इसी तरह राह पर विराजमान हुआ बोला। मैं हूँ, टाइम देखो, अब तो अपनी बिल से बाहर नहीं निकला, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, वजदान बाहर से बोला। अच्छा चल, तो हम आ रहे हैं, अबाहिम ने भी जवाब में कहा। जल्दी आ जा भाई, वरना हमारी लाशें मिलेंगी तुझे, हम नहीं। वजदान बोलकर चल दिया क्योंकि सब बाहर अबाहिम राह के इंतजार में भूखे भूखे मारे पागल हो रहे थे। देखा आपने, सब बाहर भूखे बैठे हैं, इसलिए मैं आपको कब से बुला रही थी कि चले, लेकिन आप तो सुबह से ही पता नहीं कौन से मूड में बैठे हैं। राह अबाहिम को देखती बोली। इस मूड का नाम है रोमांटिक मूड। अबाहिम एक आंख विंक करता बोला। नहीं, इसे बेशर्म वाला मूड कहते हैं। राह बेसाख्ता बुरा मुंह बनाती हुई बोली।
नहीं मेरी जान, बेशर्म वाला मूड दूसरा होता है। तुम बोलो तो अभी करके दिखाता हूँ ताकि तुम्हें रोमांटिक और बेशर्म मूड में फ़र्क नज़र आए। अबाहिम शरारत से बोला। नहीं, मुझे नहीं समझना फ़र्क, आप चलिए जल्दी से। राहा अबाहिम की बात समझते जल्दी से बोली। ओके, लेकिन ये पेंडिंग है और हम रात में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके। अबाहिम कहते ही राहा के ऊपर से हटा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। और पीछे राहा अबाहिम की बात से शर्म के मारे पागल हो रही थी। जल्दी से उठी, अपना दुपट्टा ठीक करती बाहर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि अबाहिम का सामना करने की अब उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। राहा कमरे से निकलकर सामने डाइनिंग टेबल की तरफ आई तो सामने ही हारिस और वजदान मशल को बैठा पाया। हारिस मोबाइल में लगा हुआ था, जबकि वजदान मशल को देख रहा था और मशल नजरें झुकाए बैठी थी। शुक्र है भाभी आप आई, वरना तो अब मेरे पेट के चूहे बाहर निकल जाते भूख के मारे। लेकिन अभी तक अबाहिम कहीं नजर नहीं आ रहा। आज भी उसका मारने का प्लान है हमें, हारिस बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। अबाहिम कहाँ है भाभी? हारिस की बात पर फैजान ने मशल से नजर हटाकर अबाहिम के बारे में पूछा। अभी आगे कुछ रहा बोलती, इतने में पीछे से अबाहिम आता हुआ बोला। ये रहा ये रहा मैं, थोड़ा तो इंतजार कर लिया करो भुकड़ो। अबाहिम आगे बढ़ता कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जिस पर राहा भी अबाहिम के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। और कितना इंतजार करना था, 11:30 बज रहे हैं। अब क्या नाश्ता रात के टाइम करने का इरादा है? वजदान अबाहिम को देखता हुआ बोला। अच्छा चल छोड़ो, नाश्ता कर, तू तो खुद देर कर रहा है। अबाहिम बात खत्म करते हैं सबको नाश्ते की तरफ मुतवज्जा कर गया। हाँ फिर हमें ही तैयारी करनी है शादी की, राहा खुशी से बोली। ये बात कल रात से 1000 बार बता चुकी है राहा। अबाहिम हंसता हुआ बोला। हाँ, ताकि आप भूल ना जाए इसलिए मैं आपको बार बार याद दिला रही थी। राहा मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली। यकीनन अगर ये दोनों यहाँ ना होते तो अबाहिम उसकी मासूमियत पर बहक जाता। बड़ी मुश्किल से अबाहिम ने अपने दिल को संभाला और आज सबको अपने एक बार फिर नाश्ते की तरफ मुतवज्जा किया, जिस पर सबने बिल्कुल खामोशी से नाश्ता शुरू किया। बिल्कुल खामोशी थी चारों तरफ और सब नाश्ता कर रहे थे, जब ये खामोशी पीछे से आती लड़की ने तोड़ी। अस्सलाम वालेकुम। उसने आगे बढ़ते सलाम किया, जिस पर सबने सलाम का जवाब दिया और सब अपनी आंखें बड़ी करके कभी हारिस को तो कभी उस लड़की को देखते, क्योंकि सब जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। हारिस ने उसकी आवाज़ सुनी और ज़ोर से अपनी मुठ्ठियां बींची, जबकि वो चारों तो हारिस की खामोशी देख रहे थे। हारिस सर, मुझे आपसे माफ़ी, आगे कुछ लड़की बोल रही थी कि उसकी बात काटकर हारिस गुस्से से खड़ा होता हुआ बोला। शट अप, जस्ट शट अप। नहीं चाहिए तुम्हारी माफ़ी, अपने पास रखो इसे। हारिस गुस्से से कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि पीछे से सब कभी हारिस की जाती हुई पुष्ट को देखते तो कभी इस लड़की का जर्द होता हुआ चेहरा। हारिस गुस्से की वजह से सहमा हारिस के गुस्से की वजह से जो सहमा हुआ था। मुलाजमा ने सबको बताया मुलाजमा ने आपको बताया होगा कि हारिस ने मना किया था कि आप उसके सामने गलती से भी ना आइए, फिर भी आप बाहर आ गई थी। चला गया ना वो गुस्सा होकर। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुश्किल है वो अब आपको कभी माफ़ी दे, और ये बात अब आपको पता भी चल गई होगी। विदान दो टोक लहजे में बोला, जैसे देखें जो भी था आपने गलत किया, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। अब एक घर में रहते हैं हुए आपका और हारिस भाई का आमना सामना ज़रूर होगा, और आप उसे बहुत ज़्यादा गुस्से और आपसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए शायद यही बेहतर है कि आप यहाँ से चली जाइए। राहा मामले को समझती बोली, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उस लड़की की वजह से उसके हारिस भाई इतना गुस्सा होंगे, इसलिए राहा ने उसे समझाना मुनासिब समझा। जबकि कल राहा ने खुद उसे रोका था, लेकिन अब वो इस चीज़ के लिए ये सब होता नहीं देख सकती थी। मैं उनसे माफ़ी मांगे बगैर नहीं जाऊँगी। प्लीज़ आप लोग समझिए मेरी बात को। मैं मिस्टर वजदान की शादी का प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माफ़ी मांग लूँगी उनसे। लड़की मिन्नत भरे लहजे में बोली, जिस पर सबको मजबूरन हामी भरनी पड़ी। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो उसे शादी का प्रोजेक्ट करना था? खैर, सब उसकी आंखों में शर्मिंदगी देखकर समझ गए थे कि वो अपने किए पर पछता रही है, इसलिए सब उसकी बात को समझते हुए खामोश हो गए। अच्छा आप आइए बैठिए, मशरूर से वहीं खड़ी देख बोली, जबकि अबाहिम और वजदान जा चुके थे। जी, वो कहते हुए कुर्सी पर बैठ गई। क्या नाम है आपका? मशल ने उससे सवाल किया। मेरा नाम रुतबा है, मुस्कुराकर जवाब दिया गया। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है आपका, राहा मुस्कुराकर बोली, जबकि मशल ने भी नाम की तारीफ की थी, क्योंकि वाकई नाम उन दोनों को उसका नाम पसंद आया था। शुक्रिया, जवाब आराम से दिया गया था। नाश्ता कर लें आप। राहा ने रुतबा के लिए नाश्ता गर्म करवाया, जिस पर रुतबा ने खाना शुरू किया, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। रात से कुछ नहीं खाया था उसने। नाश्ता करते करते तीनों ने बातें की और कुछ शादी के इंतजामात के बारे में भी बात की। रुतबा का नाश्ता करने के बाद तीनों लॉन में जाकर बैठ गई, क्योंकि अब रुतबा उन्हें शादी में किए जाने वाले इंतजामात को डिज़ाइंस दिखाने थे। काफ़ी डिज़ाइंस देखने के बाद रहा और मशल एक डिज़ाइन की थीम पसंद की, जिसमें कलर की शादी में पूरी थीम बननी थी। शादी में पीछे बस 9 दिन थे, इसलिए सारी शॉपिंग जल्दी जल्दी करनी थी। वक्त का काम है चलना।
वक्त चलता रहा। इन सब तैयारियों में 5 दिन गुजर गए और पीछे 4 दिन बाकी थे, क्योंकि 5वें दिन शादी का आगाज़ था। इस बीच रुतबा ने बहुत बार कोशिश की हारिस से बात करने की, लेकिन नाकाम रही। रुतबा ने आज फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, वो हारिस से आज माफ़ी ज़रूर मांगेगी। भला आखिर सुबह के 7 बजे हारिस अपने कमरे से निकला और इस वक्त सब सोए हुए थे। हारिस के कमरे में पानी ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से वो पानी पीने के लिए जा रहा था, जबकि नज़र मोबाइल पर थी। रुतबा को हमेशा की तरह सुबह जल्द जल्द उठने की आदत थी। वो हर रोज़ की तरह आज भी वो डाइनिंग रूम में सोफे पर बैठी अपने टैबलेट में कुछ कर रही थी। हारिस किचन से पानी पीता जैसे ही मुड़ा, सामने ही सोफे पर बैठी रुतबा की नज़र आई तो उसने बेसाख्ता नज़र उठाई। सामने हारिस को देखकर फ़ौरन खड़ी होकर आगे बढ़ी। हारिस उसको अपने पास आता देख फ़ौरन कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाने लगा। जब रुतबा हारिस के सामने आकर खड़ी हुई, क्या तरीका है ये, हटो मेरे सामने से। हारिस की आंखों में साफ गुस्सा ज़ाहिर हो रहा था। मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। जो बदतमीज़ी मैंने आपसे की थी, मैं शर्मिंदा हूँ उसके लिए। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी माफ़ी। नहीं निकाल रहा तुम्हें कोई घर से। शादी में कुछ ही दिन बचे हैं और वो भी गुजार लूँगा। नहीं, नहीं बोलूँगा जाने का, इसलिए मेरे सामने अपनी ये झूठी मतलब की माफ़ी लेकर दोबारा मत आना। हारिस गुस्से से कहता अपने कमरे में चल दिया। हारिस को लग रहा था कि जैसे रुतबा उससे इसलिए माफ़ी मांग रही है ताकि हारिस उसे घर से जाने का ना कहे, लेकिन रुतबा इसलिए माफ़ी नहीं मांग रही थी, बल्कि उसे हारिस का खुद से इस तरह नाराज़ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। इन 5 दिनों में उसका दिल बार बार हारिस के बारे में सोचता था। इन दिनों वो चुपके चुपके अपने कमरे से हारिस को देखती थी, जब वो सबके साथ बैठा खाना खा रहा होता था या किसी काम के लिए लॉन वगैरह में बैठता था। एक अलग ही लगाव पैदा हो रहा था, जिसको वो चाहते हुए भी ख़त्म नहीं कर पा रही थी। वो हारिस को कैसे बताती ये सब। रुतबा दिखने में बहुत प्यारी थी, लेकिन जब से वो इस घर में आई थी, हारिस ने एक बार भी उसको गुस्से के अलावा किसी और नज़र से नहीं देखा था। अगर वो गुस्सा ख़त्म करके उसे देखता तो यकीनन उसकी खूबसूरती पर फ़िदा होकर उसे मुआफ़ कर देता। हारिस के जाते ही पीछे रुतबा की आंखें नम हुई। हारिस बहुत ज़्यादा गुस्से लहजे में बोलकर चला गया था, जिसकी वजह से उस बेचारी की आंखों में आंसू आ गए थे। रुतबा दिल की बुरी नहीं थी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उस रात उसने उस हारिस से कैसे बदतमीजी की, लेकिन जो भी था थी तो सज़ा वो भुगत रही थी। दिखने में वो बहुत सादा लड़की थी, उसकी सादगी पर्सनैलिटी उसका मासूम होने का सबूत थी, लेकिन उस रात के बाद बहुत सबके लिए थोड़ा मुश्किल था उसकी मासूमियत पर भरोसा करना। वो हमेशा अलग अलग डिज़ाइन के टॉप और कुर्तियाँ जो घुटनों तक आती थी, उसके साथ पैंट, और हमेशा दुपट्टा पहनती थी। वो वेडिंग प्लानर होने के बावजूद भी पैंट के साथ छोटी शर्ट कभी नहीं पहनती थी। वो बहुत मेहनती और मुखलिस लड़की होने के साथ साथ अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस थी। खैर अब क्या था, रुतबा बेबस होती आंखों में आंसू लिए वापस सोफे पर आकर बैठ गई। वजदान ने मुलाजमा से कहकर मशल को लॉन में बुलाया। मशल छोटे छोटे कदम लेती लॉन में दाखिल हुई तो सामने ही वजदान खड़ा मशल को देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। मशल ने सलाम किया, क्योंकि वजदान का रुख दूसरी जानिब था। वालेकुम अस्सलाम। वजदान ने फ़ौरन पीछे मुड़ते मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कैसी हो मेरी जान? वजदान ने प्यार से मशल की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला। मैं ठीक हूँ। वजदान की इस तरह कहने से मशल तो शर्म के मारे बोला ही नहीं जा रहा था। अरे संभालो खुद को, तुम तो अभी ही इतना शर्मा रही हो, सोचो शादी के बाद तुम कितना शर्माओगी। वजदान मशल की तरफ देखता अपनी हंसी जब्त करता बोला। मशल बिल्कुल खामोश रही, नज़र तो उठा ही नहीं रही थी। अच्छा इधर बैठो। वजदान ने मशल का हाथ पकड़कर उसे लॉन में रखे सोफे पर बिठा दिया। ये लो तुम्हारे लिए। वजदान ने एक शॉपर मशल की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? मशल ने वजदान को देखते हुए सवाल किया। खोलो इसे। वजदान ने खोलने का इशारा किया, जिस पर मशल इसे खोलने लगी। इसमें एक बहुत ही कीमती नजर आने वाला मोबाइल फ़ोन था। मोबाइल? मशल वजदान को देखती बोली। जी मोबाइल। वजदान मुस्कुराकर बोला। मेरे लिए लाए हैं आप? मशल खुशी से पूछने लगी। नहीं, आपके पीछे जो खड़ी है उसके लिए। वजदान ने पीछे इशारा करते हुए बोला। कौन? मशल ने फ़ौरन पीछे देखा, जहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, मशल ने मासूमियत से जवाब दिया। मेरी जान, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, इसका मतलब है ये फ़ोन तुम्हारा है। वजदान उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। थैंक यू। मशल मुस्कुराती बोली और मोबाइल को देखने लगी। वजदान ने मशल के चेहरे पर प्यार से हाथ रखा, जिस पर मशल ने फ़ौरन ऊपर देखा, जिस पर वजदान ने अपने लब मशल के माथे पर रखी है। मशल तो फ़ौरन आंखें बंद कर गई। पहली और आखिरी बार वजदान इतना करीब जो था। कुछ देर बाद वजदान पीछे हुआ और मशल को देखने लगा, जो शर्म से लाल चेहरा लिए उसे देख रही थी।